अब हम बात करते हैं डेनियल सेल की, ठीक है। डेनियल सेल, डेनियल भाई साहब ने क्या बोला, उसने लिए 2 बीकर, डेनियल भाई साहब ने ले लिए 2 बीकर, ठीक है। 2 बीकर लिए, 2 बीकर में उन्होंने एक सॉल्यूशन रखा, अलग अलग सॉल्यूशन मतलब, ठीक है। उन्होंने लगाई 2 इलेक्ट्रोड्स, क्या लगाई, 2 इलेक्ट्रोड्स। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को उन्होंने कनेक्ट कर दिया एक एक्सटर्नल वायर से, ठीक है। अब ये तो पहली इलेक्ट्रोड ये उन्होंने ली एक जिंक की और दूसरी ली कॉपर की। जिंक इलेक्ट्रोड थी वो डिप्ड थी किसमें, Zn2+ सॉल्यूशन में, ठीक है। और कॉपर जो इलेक्ट्रोड थी वो किसमें डिप्ड थी, Cu2+ सॉल्यूशन, ठीक है, ओके। मैं तुम्हें बताया था कि ये प्रोसेस जो होगा वो कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या बताया था मैंने तुम्हें, डेल्टा जी जो होगी वो नेगेटिव होगी, ठीक है, ओके। अच्छा, डेल्टा जी नेगेटिव है, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं उस पर, पोटेंशियल में। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, वो एक्चुअली में क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस आप सभी ने पढ़ा होगा कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, फिजिक्स में तो पढ़ा ही होगा, 2 पॉइंट चार्जेस है, ठीक है। इसका वोल्टेज V1 है, इसका वोल्टेज V2 है, ठीक है। सपोज V1 इज ग्रेटर देन V2, तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होंगे वो कहां से होंगे, V1 से लेके V2 तक। अगर V1 इज ग्रेटर देन V2, इफ V1 इज ग्रेटर देन V2, तो जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा वो कहां से कहां तक होगा, V1 से लेके V2 तक। क्लियर, क्यों, क्योंकि जहां पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, ठीक है, वहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे कहां पर, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी कम। अब इसमें थोड़ा सा ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक जिंक इलेक्ट्रोड है, एक कॉपर इलेक्ट्रोड है। क्लियर, जिंक इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड। जिंक की जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, हम सपोज इसकी एनर्जी, इसे एनर्जी डायग्राम के तौर पे लेते हैं। हम मान के चलते हैं इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है जिंक इलेक्ट्रोड की वो ज्यादा है इससे कॉपर से। मतलब इलेक्ट्रॉन्स, जो जिंक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और कॉपर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जिंक के इलेक्ट्रॉन्स की पोटेंशियल एनर्जी कॉपर के इलेक्ट्रॉन्स की पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा है, ठीक है। अगर इनकी जिंक की इसकी एनर्जी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा वो जिंक से लेके कॉपर तक का होगा, ठीक है। अब ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, लेकिन ये फ्लो हो क्यों रहा है भाई, जिंक को इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के जा क्यों रहे हैं, ठीक है। तो इसका एक बहुत सिंपल सा रीजन है। हर चीज के पीछे एक ड्राइविंग फोर्स होता है, ठीक है। यहां पर जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है, एनर्जी। क्लियर, क्या है, एनर्जी। मतलब ये जो प्रोसेस है वो एनर्जेटिकली फेवरेबल है। मतलब जिंक की एनर्जी ज्यादा है, कॉपर की एनर्जी कम है, इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी जाएंगे। आप सभी पता है कि कोई भी चीज हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ जाती है, ठीक है। अब हायर एनर्जी वाले कम स्टेबल होते हैं और लोअर एनर्जी वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो हायर एनर्जी वालों को स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोअर एनर्जी वालों की तरफ जाना पड़ता है, ठीक है। जैसे कंसंट्रेशन में बात करते हैं, जब हम आयंस का मोशन होता है तो वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। सेम इसी तरीके से एनर्जी में जो चेंज होगा वो कैसे होगा, जिंक से जब इलेक्ट्रॉन्स कॉपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, इसका ड्राइविंग फोर्स। जब ड्राइविंग फोर्स क्या है, एनर्जी है, और वो भी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है जिंक और कॉपर के बीच में, जो जिंक के इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी और कॉपर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, पर यूनिट चार्ज, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर, ठीक है। अब वो जो फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकलने पर मजबूर कर रहा है, जो फोर्स इलेक्ट्रॉन को जिंक से कॉपर की तरफ ले जा रहा है, जो कॉपर की तरफ से जो फोर्स लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ आओ, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, EMF।
मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये सभी ने सुना होगा। वैसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की आज तक डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है दो किसी भी इलेक्ट्रोड्स के बीच में जब उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा हो, ठीक है। लेकिन रियलिटी में जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो ये है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अपने आप जैसे हम इनको कनेक्ट करते हैं, दो पॉइंट चार्जेस को कनेक्ट करते हैं, तो अगर इन दोनों में वो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब इनके बीच में जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रॉन्स ऑटोमेटिकली फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। अगर ये दोनों सेम पोटेंशियल पर हैं तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होंगे। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, सिंपल, ठीक है। ये चीजें आगे समझ में। अब वापस आ जाते हैं हम डेनियल सेल पर। डेनियल भाई साहब क्या कहते हैं कि जो हमारे जिंक है, ठीक है, उसका ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इसे अगर जो इसका इलेक्ट्रोड है उसका कोई ना कोई पोटेंशियल रहा होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब सपोज इस कॉपर का भी कोई ना कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है। सपोज हमारे जिंक से इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जा रहे हैं, कॉपर की तरफ। किसकी तरफ जा रहे हैं, कॉपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है, यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, ठीक है, वो जिंक का सपोज इसमें इलेक्ट्रॉन्स इधर जिंक से कॉपर की तरफ फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, जिंक इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है, मतलब Zn क्या बना रहा है, Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है, किसकी तरह काम कर रही है, एनोड की तरह, और कॉपर इलेक्ट्रोड किसकी तरह काम कर रही है, कैथोड की तरह। क्लियर, सिंपल था, ठीक है। तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसे हम क्या बोलेंगे, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्यों, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। E0OP, इसकी रिएक्शन क्या है, ये जिंक से क्या बना रहा है, Zn2+ बना रहा है, तो E0OP ऑफ Zn से Zn2+, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो इसकी है वो है 0.76 वोल्ट। कितनी है, 0.76 वोल्ट। इसी तरीके से उन्होंने बताया कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू E0ORP, रिडक्शन पोटेंशियल। अब अगर इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। अगर इसमें रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन में जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, इसकी ये कॉपर जो है वो दो कॉपर क्या, Cu2+ क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर मेटल बना देगा। क्लियर। यहां पर जो रिडक्शन है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल कहां से, Cu2+ से Cu कितना है, ये है -0.34 वोल्ट प्लस, हाँ सॉरी, -0.34 वोल्ट। क्लियर, ये चीज समझ में आई। ओके। अब एक चीज ध्यान रखना कि जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है हाफ सेल का, ठीक है, या किसी का भी, वो माइनस होता है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो बराबर होता है नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब अगर हम इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालें तो E0RP, ठीक है, कहां से, अब रिडक्शन पोटेंशियल है तो ये रिडक्शन शो करेगा, मतलब Zn2+ से Zn, तो ये कितना हो जाएगा, -0.76 वोल्ट, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालें, E0OP ऑफ कहां से, Cu से Cu2+, ये कितना हो जाएगा, 0.34 वोल्ट, ठीक है। अब हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी कंपेयर कर सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम कर रहे हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंपेयर, क्लियर। अब एक चीज ध्यान रखना कि जिसका जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो उसमें उस सेल में उतना ही ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा, उस हाफ सेल में। अगर जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर से ज्यादा है तो यहां पर ऑक्सीडेशन किसका होगा, किसका होगा, जिंक का। कॉपर में क्या होगा, रिडक्शन। क्लियर, सिंपल सी बात थी, ठीक है। अगर किसी भी सेल में तुम्हारे रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो दूसरे में क्या करा रहा है, ऑक्सीडेशन। या जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है वो दूसरे में क्या करा रहा है, रिडक्शन। मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है वो किसकी तरह काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह।
जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है वो किसकी तरह काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, और जिसमें रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। क्लियर, ये चीज समझ में आई। डेनियल सेल, कोई दिक्कत? ठीक है, अब वापस आते हैं इस पे। यहाँ पे जिंक, अगर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का ज्यादा है और इसका कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो जिंक से कॉपर की तरफ होगा। क्लियर, कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा तो करंट कहां होगा, इसके अपोजिट। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो करंट का जो फ्लो होता है वो अपोजिट होता है किसके, इलेक्ट्रॉन्स के। क्लियर, अभी हम फिर करंट छोड़ देते हैं, अभी हम बात करते हैं किस पे, इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है, जिंक से इलेक्ट्रॉन निकले, कॉपर की तरफ चले, कॉपर ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन्स लिए और कॉपर क्या हो गया, मेटल बन गया। यहाँ पे जिंक ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए और Zn2+ आयंस डिसॉल्व हो गए, और इसमें जिंक एनोड में से निकल के Zn2+ आयंस डिसॉल्व हो गए। ठीक है, यहां से क्या हुआ, कॉपर जो Cu2+ आयंस जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट थे वो किस में चेंज हो गए, कॉपर मेटल में चेंज होते चले गए। क्लियर, मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा जिंक है इस डेनियल सेल में वो एज Zn2+ डिसॉल्व होगा, और कॉपर जो है वो क्या होगा, कॉपर क्या होगा, डिपोजिट होगा किस पे, कैथोड पे, और जिंक डिसॉल्व होगा एनोड पे। जिंक डिसॉल्व होगा एनोड पे, कॉपर डिपोजिट होगा कैथोड पे। कंफ्यूज मत होना। ठीक है, जिंक डिसॉल्व होगा एनोड पे, क्यों, सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, कॉपर क्या होगा यहाँ पे एज अ मेटल डिपोजिट होगा किस पे, कैथोड पे। क्लियर, अब देखो सॉरी, जिंक क्या कर रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, यहां पर कॉपर बनता चल रहा है, मतलब कॉपर Cu2+ जो आयंस हैं, Cu2+ जो आयंस हैं वो क्या कर रहे हैं, वो न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। मतलब अगर इसके पास कोई भी अगर नेगेटिव आयन प्रेजेंट होगा, जो जैसे सल्फेट ले लेते हैं, ठीक है, जो नेगेटिव आयन प्रेजेंट होगा उसकी जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी तो जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो एक रिपल्शन महसूस करेगा। ठीक है, और जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी रिपल्शन ज्यादा होता चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कम होता चला जाएगा, और जो हमारा प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनिटी कम करता चला जाएगा। ठीक है, अगर स्पॉन्टेनिटी कम होती चली गई, ठीक है, स्पॉन्टेनिटी कम चली, तो अब हमारा फिर सेल काम करना बंद कर देगा। उसके लिए फिर डेनियल भाई साहब एक और चीज लेके आए, जिसे क्या बोलते हैं हम, सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज एक यू ट्यूब शेप होती है, यू शेप ट्यूब होती है, सॉरी। ठीक है, एक यू शेप ट्यूब होती है जिसके अंदर इनर्ट सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। इनर्ट सब्सटेंस मतलब जो रिएक्ट ना करें किसके साथ, जो आयंस यहां पर फ्लो हो रहे हैं। जैसे कि इसमें जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, अगर गैलेटिन, ठीक है, अगर हुआ, गैलेटिन हुआ, ठीक है, ये सब इसमें, और इसके साथ साथ क्या, KCl हुआ, NH4Cl हुआ। ठीक है, तो ये एक्सेट्रा, तो ये इसमें प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, तो अब ये क्या करता है, अगर सपोज यहाँ पर नेगेटिव आयंस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव तो कम हो रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव आयंस बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पर पॉजिटिव टेंडेंसी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। जब पॉजिटिव टेंडेंसी बढ़ रही है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को ये क्यों रिलीज करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो यू ट्यूब शेप है, यू शेप ट्यूब है, ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स का यहां से नेगेटिव आयंस का फ्लो करती है किस तरफ, इसकी तरफ, और Zn2+ से यहां से Zn2+ इस तरफ आते हैं। क्लियर, अब इसका काम क्या है, मतलब ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है जो दोनों बीकर्स में, बिना उन दोनों को डिसॉल्व करे, बिना दो सॉल्यूशंस को डिसॉल्व करे, उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बरकरार रखता है। क्लियर, ठीक है, ओके, ये सब कुछ समझ में आया जितना भी था। ठीक है, हम थोड़ा सा पोटेंशियल पे आते हैं फिर से। ठीक है, इसका काम क्या है, सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बरकरार रखता है बिना उन दो सॉल्यूशंस को मिक्स किए। क्लियर, ओके।
ओके अब हमारे पास था, हमने अभी पढ़ा इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। स्टैंडर्ड का मतलब, स्टैंडर्ड को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, ई नॉट, इससे ई नॉट से। स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या रहती है, यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, 1 बार, ठीक है। प्रेशर, टेम्परेचर जो होगा वो कितना होगा आपका 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जो हमारी जो कंसंट्रेशन जो होगी वो होगी 1 मोलर, क्लियर। अगर ये कंडीशन है तो हमारा क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड कंडीशंस में, ठीक है, ओके। अब जो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ई नॉट सेल, उसे हम क्या बोलते हैं, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल जो होता है वो होता है ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल। ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल का सम, ठीक है, ओके। देखो अभी स्टैंडर्ड है तो इक्विलिब्रियम पे क्या रहेगा, ये ई नॉट सेल 0। किसी भी सॉल्यूशन जो अगर इक्विलिब्रियम पर है तो हमारा जो ई नॉट सेल है वो क्या रहेगा, 0, ओके। इसका रीजन, इक्विलिब्रियम पे जो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी है वो क्या रहेगी, 0। इक्विलिब्रियम पे जो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी है, वो क्या रहेगी, 0, ठीक है। स्टैंडर्ड नहीं, सॉरी, गिव्स फ्री एनर्जी, क्लियर। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, ओके। अब आती है हमारी नर्स्ट इक्वेशन, क्या आती है, नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। हमारे पास अभी मैंने अभी एक सेल लिया था, ठीक है। हम पहले एक और चीज देख लेते हैं कि जो इस सेल को, जैसे हमने डेनियल सेल बनाया था तो उससे हम सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। हम पहले लिखते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन कहां से कहां तक होता है, जिंक से, जिंक एक सिंगल बार, फिर Zn2+, ठीक है। अब दोनों सॉल्यूशंस के बीच में क्या था, एक सॉल्ट ब्रिज, इससे हम डिनोट करते हैं सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो रहा था, कॉपर में रिडक्शन, तो रिडक्शन क्या होता है, Cu2+ से Cu, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, ठीक है। अब इसमें दो चीज है, एक तो जिंक और एक कॉपर, ये क्या है, सॉलिड, ठीक है। अगर ये सॉलिड है तो हम इस सॉल्यूशन में, सॉलिड मतलब इसकी जो कंसंट्रेशन है, हम उसे सॉल्यूशन में काउंट या कैलकुलेट नहीं करेंगे, मतलब हम इनमें से हमेशा क्या लेके चलेंगे, 1 मोलर, क्या लेके चलेंगे, 1 मोलर। जो हम कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे वो किसकी करेंगे, आयंस की, क्योंकि आयंस किससे डिनोट कर रहे हैं, सॉल्यूशंस को डिनोट कर रहे हैं, क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट भाई साहब भी क्या कह रहे हैं, देखो सुनो, उन्होंने बोला कि जो ईएमएफ होता है हमारे पूरे किसी भी सेल का, ईएमएफ जो होता है हमारे सेल का, मतलब ई सेल, ठीक है। उन्होंने बोला जो ई सेल होता है वो आपका ई ऑफ ओपी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, प्लस ई ऑफ आरपी होता है, ठीक है। मतलब ई ऑफ ओपी एंड ई ऑफ आरपी होता है, ठीक है। मतलब ये क्या है, ईएमएफ ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड ईएमएफ ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अब ये कैसे निकालते हैं, हम ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ई ऑफ ओपी जो होता है, ठीक है, वो कैसे होता है, ई नॉट ओपी, ई नॉट ओपी माइनस 0. अच्छा पूरा बताया, ठीक है। इससे पहले मैं तुम्हें एक और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूं, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, ठीक है।
जो गिव्स फ्री एनर्जी होती है डेल्टा जी, स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होती है? नेगेटिव। क्या होती है? नेगेटिव। अब ये भी क्या एनर्जी का एक वो है, एनर्जी का फंक्शन है, ठीक है, एनर्जी का फंक्शन है। तो जो डेल्टा जी हमारे यहां से निकल के आती है वो होती है एन एफ ई। क्या होती है? डेल्टा जी एन एफ ई, ठीक है। यहां पर एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस्ट, लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एफ क्या है? फैराडे, 1 फैराडे। ई क्या है यहाँ पर? इससे हम इलेक्ट्रो ईएमएफ भी ले सकते हैं, एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ईएमएफ, ठीक है। तो जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है? एन एफ ई के बराबर, ठीक है। अब फैराडे, अभी फैराडे के बारे में अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, तो पहले एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन बता दूंगा आपको, ठीक है। पर ये चीज ध्यान रखना, फैराडे की जो वैल्यू होती है हम अप्रोक्सीमेटली कितनी लेके चलते हैं? 96500 कूलम्स, 1 फैराडे, ठीक है। ये चार्ज होता है वो अभी बताऊंगा आगे, ओके। तो उन्होंने बोला भाई साहब ने कि जो ई नॉट ओपी होता है, ईओपी होता है वो बराबर होता है ई नॉट ओपी, ठीक है, माइनस 2.303, ठीक है, 2.303 RT अपॉन एन एफ, RT अपॉन एन एफ, ठीक है। और इससे आगे क्या? लॉग। अब देखो हमारे अगर हम ओवरऑल रिएक्शन लें, जैसे हमारे पहला एनोड पे, एट एनोड रिएक्शन क्या हुई थी? एनोड पे क्या रिएक्शन हुई थी? Zn से क्या बना था? ये Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे। कैथोड पे क्या रिएक्शन हुई थी? Cu2+ ने इलेक्ट्रॉन लिए और Cu बना लिया। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी इसकी? क्या होगी? Cu2 plus Zn gives Zn2+ plus Cu, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो हम किसी भी चीज की कंसंट्रेशन लेते हैं तो हम क्या लेते हैं? प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अगर इस तरीके से अगर इसका केसी देखा जाए तो क्या आना चाहिए? कंसंट्रेशन ऑफ Cu इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ जिंक, ठीक है। अब हम जानते हैं, मैं पहले बता चुका हूं, जो कंसंट्रेशन है हम जिंक की और कॉपर की, मतलब मेटल चीजों की, वो क्या लेके चलते हैं? 1 मोलर। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? केसी क्या हो गया इसका? Zn2+ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+, क्लियर? ओके। अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें तो सिर्फ ऑक्सीडेशन किसमें हो रहा है? जिंक में। तो जिंक का क्या होगा? Zn, तो क्या होगा? Zn2+ सिर्फ, तो कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+, क्लियर? अब ये जो वैल्यू है n, ठीक है, वो हम इसमें निकालते हैं। जैसे इसमें 2 है, यहां पर कितना है? 2। तो 2.303 RT, ये RT पे हम क्या लिख सकते हैं? स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298 केल्विन और F 96550। इन सभी को कैलकुलेट करके जो हमारी वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली, वो आ जाती है आपकी E नॉट OP माइनस 0.059 अपॉन n, ठीक है। ये सभी वैल्यू कैलकुलेट करके क्या आ जाती है? 0.059, ठीक है, अपॉन n लॉग, और यहाँ पे लॉग कौन सा है? लॉग बेस 10, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+, क्लियर? ये चीज समझ में आई, ठीक है। अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं, ERP, क्या निकालते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये क्या होता है? E नॉट RP माइनस 0.05, सॉरी प्लस हो गया यहाँ पर, 0.059 अपॉन n log base 10, 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+। इसमें देखो किस तरफ है? किस तरफ है? रिएक्टेंट साइड है, ठीक है। मतलब अगर हम इस ओवरऑल रिएक्शन को E नॉट OP और E नॉट RP को जोड़े तो क्या बन जाएगा? हमें पूरे सेल का क्या मिल जाएगा? EMF, ठीक है। तो ऐसे जोड़ो, ठीक है। बोर्ड छोटा है तो थोड़ा सा कर देते हैं। ठीक है, ऐसे जोड़ते हैं।
इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, 1 और 2 को जोड़ दो। ठीक है, तो क्या आएगा, ई नॉट ओपी प्लस ईओपी प्लस ईआरपी क्या हुआ, ई सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल। ई नॉट ओपी प्लस ई नॉट आरपी किसके बराबर हो गया, ई नॉट सेल स्टैंडर्ड ईएमएफ। क्लियर। अब ये देखो, ये इसमें क्या है, ये किसमें है, ई नॉट ओपी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला किसमें नेगेटिव में और रिडक्शन पोटेंशियल वाला पॉजिटिव में है। ठीक है, तो हम ये ले लेते हैं 0 प्लस 0.059 अपॉन एन, दोनों में क्या है, कॉमन है। 0.059 अपॉन एन कॉमन ले लिया। ठीक है, अब दोनों के पास क्या बचता है पीछे, लॉग ए 1 अपॉन Cu2 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस। लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन लॉग बी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल प्लस 0.059 अपॉन एन लॉग ए अपॉन बी, तो 1 अपॉन Cu2 प्लस अपॉन Zn2 प्लस, मतलब Zn2 प्लस कहां गया, ऊपर अपॉन Cu2 प्लस, दोनों की कंसंट्रेशन। ये आ गई आपकी नर्स्ट इक्वेशन, इसके लिए डेनियल सेल के लिए। मतलब अगर हम जनरल इक्वेशन लिखें ऐसे, तो ये क्या आ जाएगा कि जो Zn2 प्लस है वो क्या है, ऑक्सीडाइज स्टेट, तो और Cu2 प्लस क्या है हमारा, रिड्यूस्ड स्टेट। तो ई सेल जो है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ई नॉट सेल प्लस 0.059 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड स्टेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिड्यूस्ड स्टेट। बहुत सिंपल है, सब सिंपल लगेगा, टेंशन मत लो। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। ओके, तुम्हारे जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, अब तक के, मतलब इस जो मैंने अभी तक टॉपिक पढ़ाया, एक बार वो देखो, इसे रब कर दो। नेक्स्ट इक्वेशन सभी को समझ में आ गई। ठीक है, फैराडे अभी समझाऊंगा, इसके बाद पहले 1-2 क्वेश्चंस कर लो, फिर फैराडे समझाता हूं। क्वेश्चन है तुम्हारा देखो, ये तुम्हारा जेई मेंस 2013 का क्वेश्चन, ई नॉट CR3 प्लस से CR ये दे रखा है तुम्हारा माइनस 0.74 वोल्ट। ठीक, क्वेश्चन है कब का है, मेंस 2013। ठीक है, ओके। दूसरा है तुम्हारा ई नॉट MnO4 माइनस से Mn2 प्लस कितना 1.51 वोल्ट। ये तुम्हारा ई नॉट Cr2O7 2 माइनस से Cr3 प्लस जा रहा है, बना रहा है, तो ये दे रहा है 1.33 वोल्ट। ई नॉट Cl से Cl माइनस का तुम्हारा दे रहा है 1.36 वोल्ट। क्लियर। इसमें क्वेश्चन पूछा, बेस्ड ऑन द डाटा गिवन अबव स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल बी, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल बी। ठीक है, मेंस 2013 का क्वेश्चन है। अब देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि जिसका जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका वो उतना ही ज्यादा उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, है ना। जिसका जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसमें उतना ही ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा, जिसका जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उसमें उतना ही ज्यादा रिडक्शन होगा। तो इसमें पहले देखो कि इसमें हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। अब एक और चीज ध्यान रखना कि जब भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात हो, तो वहां पर जनरली क्या दिया हुआ है,
रिडक्शन पोटेंशियल। क्या दिया हुआ है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो ये सभी आपको क्या दिया हुआ है? रिडक्शन पोटेंशियल। देखो Cr3 प्लस से Cr बन रहा है, मतलब क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। तो ये क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। MnO4 माइनस से Mn2 प्लस जा रहा है, मतलब यहाँ पर जो मैग्नीज है उसमें कितना चार्ज होता है? +7, +7 से +2 तक जा रहा है, इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। Cr2O7 2 माइनस से Cr3 प्लस जा रहा है, यहाँ पर Cr6 प्लस है, Cr6 प्लस है Cr3 प्लस, मतलब रिडक्शन। Cl से Cl -1 चार्ज हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, जिसका जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उसमें उतना ज्यादा रिडक्शन होगा, जिसमें जितना ज्यादा रिडक्शन होगा वो उतना ही दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा मतलब उतना ही ज्यादा क्या होगा उसमें? उतना ज्यादा ऑक्सीडाइज करेगा दूसरे को, उतना ज्यादा क्या होगा? वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर? ओके, अब ये देखो कि सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसमें है? इसमें 1.51। तो जो Mn2 प्लस है वो क्या है तुम्हारा? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें पूछा जाए तुमसे कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो जिसका सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? Cr3 प्लस। क्लियर? ओके, एक और क्वेश्चन है, देख लो। बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा बड़ा वो नहीं है। ये टॉपिक पे ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल है, इस पे काफी वेटेज है जेई मेंस का। एट 298 केल्विन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आर 298 केल्विन, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर तो स्टैंडर्ड ही है। ठीक है, यह है तुम्हारा क्वेश्चन जेई मेंस ऑनलाइन 2015। जेई मेंस 2015 ऑनलाइन का क्वेश्चन है रे। ठीक है, देख क्वेश्चन क्या बोलता है। सॉरी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आर MnO4 माइनस से Mn2 प्लस के लिए दे रखा है तुम्हारा 1.51 वोल्ट, अभी जो पिछले में दे रखा था। ठीक है, Cl2 से Cl माइनस के लिए दे रखा है तुम्हारा 1.36 वोल्ट। ठीक है, Br2 से Br माइनस के लिए दे रखा है भाई साहब, Br2 से Br माइनस के लिए दे रखा है, कितना दे रखा है? 1.07 वोल्ट। ठीक है, और ये दे रखा है तुम्हारा I2 से I माइनस, ये कितना दे रखा है तुम्हारा? I2 से I माइनस 0.54 वोल्ट। ठीक है, अब उसने पूछा है एट pH 3 पर मैग्नेट इज एक्सपेक्टेड टू ऑक्सीडाइज, मतलब पर मैग्नेट जो है MnO4 जो है वो इनमें से किस किस को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, तुम्हारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए क्लोरीन Cl माइनस एंड Br माइनस, ऑप्शन बी Cl माइनस Br माइनस एंड I माइनस, ऑप्शन सी Br माइनस एंड I माइनस, ऑप्शन डी ये इधर I माइनस ओनली। ठीक है, उसने बोला एट pH इक्वल्स टू 3, मतलब तुम्हारे इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो नेक्स्ट इक्वेशन का कौन सा लगेगा? तुम्हें पहले क्या निकालना पड़ेगा? pH से क्या निकालना पड़ेगा? ई सेल। किसका? इसका E0 तो दे रखा है, तुम्हें ई सेल निकालना किसका? मैग्नीज का। ठीक है, उससे तुम्हें सभी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, वो अभी मैंने शायद बताया तुमको, अभी एप्लीकेशंस ऑफ नेक्स्ट इक्वेशन आए नहीं है। ठीक है, फिर आगे बता दूंगा, पर चलो इसे करा दूंगा बाद में। जेई मेंस 2015 का ऑनलाइन क्वेश्चन है, इसका आंसर रहेगा ये Br माइनस से I माइनस, लगभग इसका 1.2
6 कुछ करके इसका वो आएगा। क्लियर? जितना जितना पढ़ाया उसमें से दिखाता हूँ कोई और क्वेश्चन। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये है तुम्हारा जेईई मेंस 2015 ऑनलाइन। ये भी 2015 का ऑनलाइन का क्वेश्चन है भाई। जेईई मेंस 2015 का ऑनलाइन का क्वेश्चन है कि ए वेरिएबल अपोजिट एक्सटर्नल पोटेंशियल इज अप्लाइड टू द सेल Zn से Zn2+, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन है कितनी 1m। Cu2+, इसकी कितनी है 1m से Cu, ठीक है। सेल दे रखा पूरा ऑफ सेल पोटेंशियल 1.1। ये डेनियल सेल ही है, बताया था मैंने 1.1 वोल्ट। इसका क्या होगा सेल पोटेंशियल। व्हेन E एक्सटर्नल, इसने बोला है कि कोई और भी बाहर से है जो इसे क्या दे रहा है, क्या दे रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज दे रहा है या पोटेंशियल दे रहा है। अगर when E external is less than 1.1 volt and E external is greater than 1.1 volt respectively, electrons flow from, ठीक है। देखो जो डेनियल सेल का जो सेल पोटेंशियल वो कितना है मैक्सिमम 1.1 वोल्ट। ये कब आता है जब हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं। यहां पर क्या है, अगर जो हमारा सेल पोटेंशियल है, जो एक्सटर्नल हम सेल पोटेंशियल दे रहे हैं उसे, अगर वो 1.1 वोल्ट से कम है, अगर वो 1.1 वोल्ट से कम है तो जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो एनोड टू कैथोड ही रहेगा नॉर्मल, ठीक है। लेकिन अगर ये एक्सटर्नल जो हमारा वोल्टेज है वो 1.1 से ज्यादा हो जाता है, मतलब इसके मैक्सिमम सेल पोटेंशियल से ज्यादा हो जाता है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो कैसा हो जाएगा, रिवर्स। मतलब अब जो हमारा प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस नहीं रहा। समझ में? तो जो हमारे ऑप्शंस जो हमारे दे रखे हैं इसमें क्या क्या दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है एनोड टू कैथोड इन बोथ केसेस, गलत। अगर यहां पर है तो यहां पर क्या होगा, कैथोड टू एनोड, एनोड टू कैथोड एंड कैथोड टू एनोड, सही, ठीक है। क्या से होगा, पहले में क्या होगा एनोड से कैथोड और दूसरे में क्या होगा कैथोड से एनोड। क्लियर? ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेईई मेंस 2015 का है। फिर से जेईई मेंस 2017 का क्वेश्चन है। ई नॉट Cl2 से Cl माइनस दे रखा 1.36 वोल्ट, ठीक है। ई नॉट Cr3 प्लस से Cr दे रखा माइनस 0.74 वोल्ट, ठीक है। ऐसे ही Cr2 ये सेम दे रखा, वही क्वेश्चन है सेम, ठीक है। मतलब फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पूछा इस बार, तो इस बार कौन सा होगा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा होगा, कौन सा होगा। ये क्या दे रखा तुम्हें हर एक में, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है। जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही ज्यादा क्या होगा उसमें रिडक्शन, और रिडक्शन होगा तो वो क्या कराएगा, उतना ही ज्यादा ऑक्सीडेशन कराएगा, ठीक है। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जिसमें सबसे कम होगा रिडक्शन पोटेंशियल वो क्या होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर? देखो इसमें सबसे कम किसका रिडक्शन पोटेंशियल, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही देख लो, सबसे कम है तुम्हारा इसका क्रोमियम Cr3 प्लस से Cr माइनस 0.74 वोल्ट, बाकी सारे किसमें पॉजिटिव में है, तो ये कौन सा, ये किसका हो गया, किसका हो गया, क्रोमियम, ठीक है। तो सबसे मेन चीज इन क्वेश्चंस कराने की ये है कि इस चीज पर सबसे बहुत तुम्हारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ई नॉट सेल मतलब ई नॉट ओपी ई नॉट आरपी पे का वेटेज बहुत ज्यादा है, तो इस चीज को तुम्हें समझना पड़ेगा। क्लियर? ओके, सॉरी। अब आते हैं फैराडेज लॉ, इस बात है फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ, ठीक है। फैराडेज सर ने क्या बोला, उनके दो लॉ थे। फर्स्ट लॉ देखते हैं,
फर्स्ट लॉ देखते हैं। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोला भाई साहब ने कि जो अमाउंट सब्सटेंस का जो अमाउंट है वो किसी भी इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा। मतलब जैसे अभी डीनल सेल में कॉपर कैथोड पे क्या हो रहा था, कॉपर डिपॉजिट हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि जो अमाउंट सब्सटेंस, मतलब जब हम W लेते हैं अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, उन्होंने बोला कि ये जो डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना उसमें चार्ज दिया गया है। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज गिवन टू द सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम Q को जानते हैं कि जो Q है हमारा चार्ज है वो क्या होता है I इंटू टी। आई क्या है, यहां पर क्या है, करंट, और टी क्या है, टाइम। ठीक है, इसे हम एम्पियर में लेते हैं और इसे हम सेकंड्स में लेते हैं। ओके, अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं यहां पर, Z I T। Z को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट कांस्टेंट। ओके, ZIT। ठीक है, Z क्या है, इक्विवेलेंट कांस्टेंट। ठीक है, अगर हम नॉर्मल पूछें कि भाई Z है क्या, डेफिनेशन बताओ, तो अगर हमारा करंट जो है वो अगर 1 एम्पियर हो टाइम 1 सेकेंड के लिए, अगर हम किसी सॉल्यूशन में 1 एम्पियर करंट पास करा रहे हैं 1 सेकेंड के लिए, तो जो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा किसी भी इलेक्ट्रोड पर वो किसके बराबर होगा, Z के। मतलब Z इक्वल टू W हो जाएगा कब, जब I 1 एम्पियर हो और टाइम 1 सेकेंड हो। क्लियर। अगर इसकी यूनिट देखी जाए तो क्या होगी, क्या होगी, W इज इक्वल टू Z इंटू Q। तो Z इक्वल टू क्या हो गया, W अपॉन Q। मास है किलोग्राम या ग्राम्स में, Q क्या है, क्या है, कूलम, तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर कूलम। क्लियर। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट लॉ। अब फर्स्ट लॉ के बाद अब फैराडे 965.0 वाले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। भाई साहब ने बोला कि सर आप चार्ज वगैरह पढ़ते हो, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ते हो, लेकिन 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो क्या है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जो 1 फैराडे है वो है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब 1 मोल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6.02 एवोगैड्रो नंबर सबको पता है, 10 टू द पावर 23। अब 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.9 इंटू 10 टू द पावर 1.67 10 पावर माइनस 19 कूलम्स। ठीक है, ये मिलके आपकी कुछ वैल्यू बनाते हैं जो कि अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होती है, 96500 कूलम्स। क्या है, 1 फैराडे। क्लियर, कोई दिक्कत। अब ये 1 फैराडे क्या है, ये 1 फैराडे वो इतना चार्ज है जो कि न्यूट्रलाइज कर सकता है किसको, 1 इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस को। ध्यान रखना, किसको न्यूट्रलाइज कर सकता है, 1 इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस को। क्लियर, वो इसके अभी क्वेश्चन में करा दूंगा, पहले सेकेंड लॉ देखते हैं। ये हो गया फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ सिंपल है, कुछ नहीं है, वैसे पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ नहीं है। ओके, सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ से भाई साहब क्या बोलते हैं कि अगर 2 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट हैं हमारे पास, 2 अलग अलग सब्सटेंस हैं, अलग अलग सॉल्यूशंस हैं, उसमें इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, उनमें अगर सेम टाइम के लिए सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाए, सेम टाइम के लिए सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाए, तो जो हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा किसी भी इलेक्ट्रोड पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके इक्विवेलेंट वेट के, या फिर हम E लिख सकते हैं डायरेक्ट, EW। ठीक है, जो W है, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, वो जितना कितना डिपॉजिट होगा किस पे डिपेंड करेगा, इक्विवेलेंट
वेट पे, जितना ज्यादा इक्विवेलेंट वेट उतना ही ज्यादा हमारा क्या निकलेगा, हमें मास मिलेगा। मतलब W/E क्या है, कांस्टेंट। W/E क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, मतलब अगर W/E कांस्टेंट है तो WA/EA इक्वल्स टू WB/EB। सिंपल। ठीक है, अगर हम फर्स्ट लॉ से देखें तो हमारा क्या दे रखा था, W इक्वल्स टू ZIT। ठीक है, अगर Z क्या मास था, कौन सा, कब, जब ये सभी स्टैंडर्ड कंडीशंस पे थे, तो हमें से क्या लेके चलते हैं, E/96500। मतलब अगर एक ये 96500 उतना चार्ज है कितना, जो इक्विवेलेंट मास को क्या करता है, E ऑफ इक्विवेलेंट वेट को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है या उसे डिपोजिट करता है इंटू I इंटू T। अगर हम इसे इस फॉर्मूले से देखें, पहले डालो W इक्वल टू EIT/96500। ठीक है, हमने देखा उसमें सेकंड लॉ में जो I और T दोनों ही क्या है, कांस्टेंट है, तो और 96500 भी कांस्टेंट है, तो जो W/E है वो भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्लियर, ये हो गया तुम्हारा फैराडेज सेकंड लॉ। आज के लिए काफी है।